Hello friends, I am Sandeep sir and welcome to Marvelous English classes. Today in this video we are going to focus on the most important question answer of the poem The Soldier. आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, उसके बाद समरी को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन आंसर के डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है बाबू। द सोल्जर, जिसको रूपर्ट ब्रूक जी लिखे हैं, उसका पहला क्वेश्चन है कि इच द स्पीकर अफ्रेड ऑफ डेथ। क्या स्पीकर मृत्यु से भयभीत है? यानी कि क्या स्पीकर जो है वो मौत से भयभीत है? नो। इसका आंसर क्या होगा वो? नो, द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। वह जो है मृत्यु से भयभीत नहीं है। ही इज जस्ट लाफिंग टू सी हिज डेथ। वह अपने मृत्यु को माने हंसते हंसते कबूल करना चाहता है। यानी कहने मतलब कि अपने मृत्यु के चीज को देख करके वो क्या कर रहा है? हंस रहा है। ठीक है, यानी कहने मतलब बड़ा ही उसको खुशी महसूस हो रही है अपने देश के लिए मरते हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं। कह रहा है कि इफ एट ऑल ही डाइज इन द बैटल हाउ वुड ही लाइक टू बी रिमेम्बर्ड। वह कैसे याद किया जाना चाह रहा है भाई? अगर उसकी मृत्यु जो है वो बैटल फील्ड में हो जाती है, युद्ध के मैदान में हो जाती है, बैटल में हो जाती है, तो कैसे अपने आप को मतलब कि याद करने की कोशिश कर रहा है, कैसे सोच रहा है कैसे मुझे याद किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि ही विशेज, वह विश करता है। क्या विश करता है? टू बी रिमेम्बर्ड, याद किए जाने की, एज अ पैट्रियोट, एक देशभक्त के रूप में। पैट्रियोट मीन्स क्या होता है बाबू? देशभक्त। एक पैट्रियोट के रूप में, देशभक्त के रूप में, हु नेवर फियर्स डेथ, जो कभी मृत्यु से मरता नहीं है। यानी कहने का मतलब बाबू कि एक देशभक्त जो है वो कभी भी मृत्यु से नहीं डरता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हरी अप करके, हाउ कैन सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड बी फॉर एवर इंग्लैंड। मैंने कैसे जो है कोई विदेशी कोना जो है वो इंग्लैंड का हो जाए। मतलब किस तरीके की सोच जो है कवि के अंदर है कि वो इंग्लैंड में विदेशी कोना को भी क्या करना चाहता है? मिला लेना चाहता है। ठीक है, कह रहा है कि द पोएट वॉज बोर्न एंड ब्रीड इन इंग्लैंड। कवि जो है वो कहाँ जन्म लिया बाबू? इंग्लैंड में जन्म लिया। और ब्रीड का मतलब होता है नस्ल, और वहीं के नस्ल का है, यानी कहने वहीं पर आगे बढ़ा है, उगा है, या पनपा है कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि फलीभूत हुआ है। ठीक है, ही सेज, वह कहता है, दैट हिज बॉडी इज रिच डस्ट ऑफ इंग्लैंड। या उसका बॉडी जो है क्या है? तो एक रिच डस्ट है इंग्लैंड का। अपने आप को एक डस्ट के रूप में कवि जो है इंट्रोड्यूस करा रहा है इसमें कविता में। ठीक है, कहता है कि इसमें बहुत सारे डस्ट छुपे हुए हैं इंग्लैंड में, मैं भी उसका एक बस भाग हूँ। ठीक है, सो इसलिए वेन ही डाइज, जब वह मर जाता है, करके वेयर एवर, कहीं पर भी, हिज बॉडी इज बरीड, इट विल बी इंग्लैंड फॉर एवर। और चाहे उसकी जो बॉडी है उसको कहीं पर भी दफन किया जाए, लेकिन वो दफन जो शरीर है जहाँ पर उसको दफन किया गया है, वो शरीर का जितना भाग उसका दफन किया गया है, ध्यान दीजिए कि जितना भी भाग उसका दफन किया गया है वो पूरा टुकड़ा जो है किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा। उस बात को कहता है कि जहाँ पर मैं रहूँगा, जहाँ पर मुझे दफन किया जाएगा, वहाँ का जो टुकड़ा होगा वो किसका हो जाएगा? मेरा हो जाएगा। कभी ये सोच रखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। बहुत बढ़िया है। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? कह रहा है कि इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड, व्हाट डज डस्ट स्टैंड फॉर। मतलब कि कह रहा है कि इस समृद्धशाली धरती में बहुत सारे रिचर डस्ट जो हैं वो छुपे हुए हैं। तो इसमें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डस्ट, यानी कि डस्ट किसके बदले में आया हुआ है? डस्ट का मतलब यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, तो हियर डस्ट स्टैंड्स फॉर द सोइल ऑफ इंग्लैंड, या ब्रिटिश सोइल भी कह सकते हैं। यह जो है वो इंग्लैंड की मिट्टी के बारे में चर्चा की गई है। जो सोइल है उसकी मिट्टी के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है बाबू, मिट्टी के बारे में चर्चा की गई है। कहाँ की मिट्टी? तो इंग्लैंड की मिट्टी के बारे में चर्चा की गई है। विच हैज बीन इन सर्विस ऑफ द कंट्री, जो कि क्या करती है वो?
जो कि सर्विस ऑफ द कंट्री, सेवा करती है किसके बाबू, देश की। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। करेक्ट, व्हाट इज मेंट बाय द फ्रेज अ पल्स इन द इटर्नल माइंड। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड का मतलब क्या होता है, इस फ्रेज का मतलब क्या होता है। इट मीन्स दैट द पोएट्स हार्ट विल एवर बीटिंग फॉर इंग्लैंड। इसका मतलब ये होता है कि वो जो शरीर है, जो पोएट्स का जो हार्ट है, उसके हार्ट में हमेशा इंग्लैंड का नाम धड़के। नहीं, आदमी कहता है कि माई हार्ट बीट्स योर नेम, मेरा दिल तुम्हारे नाम से धड़कता है। तो यहाँ पर बीट्स का मतलब पीटना नहीं है, बीट्स का मतलब धड़कना होता है। तो ये कहता है कि इंग्लैंड, इसका मतलब ये है कि पोएट्स का जो हार्ट है विल एवर बीटिंग फॉर इंग्लैंड, किसके लिए बीटिंग करे, किसके लिए धड़के, इंग्लैंड के लिए धड़के। दैट्स क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोग को। तो क्लियर हो गया, इस तरह से आपका क्वेश्चन आंसर यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसके समरी की सेक्शन की। ठीक है, तो चलिए समरी सेक्शन को देखते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा इसके समरी को समझते हैं बाबू। क्या होगा समरी, ये आता है 5 मार्क्स का आपको एग्जाम में। ठीक है, ये 5 मार्क्स का आपको एग्जाम में आएगा, याद रखेंगे 5 मार्क्स। ठीक है बाबू, याद रखेंगे इसको। ठीक है, देखिए कह रहा है द सोल्जर इज अ कंपोजिशन ऑफ रूपर्ट ब्रूक। ही वॉज बॉर्न इन 1887 इन अ वेल एजुकेटेड एकेडमिक फैमिली। ये सारा चीज़ आपको मैं समझा दिया हूँ, आप इसको समझिएगा कि उनका जन्म कब हुआ था। उसके बाद वो किस परिवार में जन्म लिए थे ये भी आपको बता दिया गया था कि वे एक बहुत ही पढ़े लिखे परिवार में जन्म लिए थे। वेल एजुकेटेड फैमिली में उनका जन्म हुआ था, एकेडमिक फैमिली में उनका जन्म हुआ था। ही इज कॉल्ड, वे कहे जाते हैं अ वॉर पोएट, उनको युद्ध कवि के नाम से जाना जाता है। ही हैज रिटेन 5 वॉर सोनेट्स, और वो क्या लिखे बाबू, तो वॉर सोनेट्स कितने लिखे हैं, 5 वॉर सोनेट्स भी लिखे हैं। यहाँ पे मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ कि सोनेट्स क्या है। क्या आप इस चीज को समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे हैं बाबू तो मेरा पिछला वीडियो देखिए, जिसमें मैं बताया हूं कि सोनेट्स क्या है। एक 14 लाइंस की कविता का फॉर्मेट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। करें कि द सोल्जर इज अ पेट्रियोटिक पोम। सोल्जर कैसा पोएम है, तो एक पेट्रियोटिक पोम है, एक देशभक्ति कविता है। प्रेजेंट्स, जो कि प्रेजेंट करता है अ ग्रेट फीलिंग ऑफ अ सोल्जर, जो क्या बहु प्रेजेंट करता है, तो एक ग्रेट फीलिंग, एक महान फीलिंग को, एक अच्छे फीलिंग को, सोल्जर के एक महान थॉट को, सोल्जर के एक महान भावना को ये प्रकट करता है। ठीक है, क्या करता है बाबू कि द पोएट सेज, कवि कहता है, क्या कहता है भाई, दैट फॉर अ सोल्जर वॉर इज नेवर अ हॉरिफाइंग इवेंट बट एज ग्लोरियस एंड प्रेस्टिजियस सेक्रीफाइस। प्रेस्टिजियस सेक्रीफाइस, अब ध्यान देना होगा बाबू, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है। मतलब ये हुआ कि कवि ये कहना चाहता है, कवि ये बताता है, या कवि ये कहता है कि सिपाहियों के लिए, सोल्जर के लिए, सैनिकों के लिए मौत भयावह नहीं होता है, या मौत डरावना नहीं होता है, या मौत सिपाहियों को नहीं डरा सकती है। ठीक है, या सिपाहियों को मौत से डर नहीं लगता है, या ये भी आप कह सकते हैं कि सैनिकों को मौत नहीं डरा सकती है। ठीक है, कभी नहीं। बट ये क्या है भाई, मौत उनके लिए क्या है, बट एज ग्लोरियस, देखिए ग्लोरियस का मतलब शानदार, एंड प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस का मतलब होता है उत्कृष्ट या गौरवमय। ये क्या है मौत उनके लिए बाबू, तो एक शानदार और गौरवमय बलिदान है। सेक्रीफाइस मतलब बलिदान। ठीक है, एक शानदार और एक मतलब कि उत्कृष्ट गौरवमय बलिदान है उनके लिए। ठीक है, इन सोल्जर्स वर्ड, अगर मैं सैनिकों के शब्द में कहूं, या सोल्जर के शब्दों में, ही डिजायर्स, वह इच्छा करते हैं, डिजायर्स मीन्स का बाबू इच्छा करना। ठीक है, वो इच्छा करते हैं टू बी बरीड इन सम कॉर्नर ऑफ द फील्ड इन इंग्लैंड इटसेल्फ। अगर कवि के, अगर सोल्जर के नज़र में देखा जाए तो हर सोल्जर चाहता है कि मेरा जो लाश हो, जो मेरी डेड बॉडी हो, जहाँ पर मुझे दफनाया जाए, वो मेरा अपना देश हो। सब कवि लोग चाहता है।
या सब कोई कभी क्या, हर सिपाही चाहता है कि जिस देश में मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इधर आता हूँ, मैंने कहना होता कि जिस देश में वो जन्म लिया है, जिस देश के लिए वो लड़ रहा हो, जिस देश की रक्षा के लिए अपना जान कुर्बान कर देता हो, तो चाहता है कि मेरी जो डेड बॉडी हो वो मेरे देश में ही दफन किया जाए, मेरे देश में ही दफनाया जाए। बाय द वे, अगर वो विदेशी धरती पर मारा जाता है या विदेशी फील्ड में मारा जाता है, तो एक सोल्जर यही इच्छा करता है कि वो विदेशी का कोना जहां पर मुझे दफनाया गया हो, वो कोना मेरे देश का हो जाए, क्योंकि देश का सपूत उस कोने में बरीड है, दफनाया गया है। ठीक है, वो इस तरह से सोल्जर का जो मतलब कि थिंकिंग है अपने देश के लिए, बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। थोड़ा सा और आगे देखते हैं क्या कह रहा है। वंस ही वॉज थिंकिंग, एक बार वो मतलब क्या करता है कि विचार करता है अबाउट डिस्प्यूट। यहाँ पर डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ना या बहस करना के अर्थ में। ठीक है, डिस्प्यूट इन वॉर, यानी कि वॉर जो होता है, जो झगड़े लड़ाई होते हैं, जो बहस होते हैं, उसके बारे में कवि जो पर विचार करता है। करा कि ही रिकोलेक्टेड, रिकोलेक्टेड का मतलब यहाँ पर याद करना या स्मरण करना। ठीक है, वह स्मरण किया, दैट, क्या स्मरण करता भाई, कि नॉट अ सिंगल एविल केम इन हिज माइंड। कह रहा कि कोई भी बुरा विचार, कभी क्या यहाँ पर सोच रहा है कि कोई भी बुरा विचार जो है वो मेरे दिमाग में न आए देश के प्रति। मैं देश का संतान हूं, मैं देश का मतलब कि बेटा हूं, और मेरे मन में मेरे देश के प्रति कभी भी कोई भी एक क्षण के लिए भी कोई बुरा विचार न आए, कभी ऐसा सोच रहा है। ठीक है, ही वॉन्टेड, वो चाहा, क्या चाहता है भाई, वो चाहता क्या है, पीपल, लोगों से, टू कॉपरेट करें, लोगों से वो यही चाहता है कि लोग क्या करें, कॉपरेट करें, वन अनदर, एक दूसरे को, एंड लिव पीसफुली, और शांति पूर्वक रहें। वो क्या चाहता था लोगों से भाई, वो लोगों से चाहता है कि लोग जो हैं वो एक दूसरे को कॉपरेट करें और एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे की मदद करें, न कि ये झगड़ा लड़ाई करें। झगड़ा लड़ाई कभी भी किसी समस्या का हल नहीं होता है, क्योंकि ये खुद एक सोल्जर हैं। ठीक है, फिर भी ऐसा वो बात कर रहे हैं कि नहीं, देखिए हर सोल्जर ये नहीं चाहता है कि लड़ाई झगड़ा हो, ऐसा कोई नहीं चाहता है बाबू। ठीक है, इसलिए ये सोल्जर भी कह रहा है कि नहीं, देश में शांति, अमन, चैन हो, लोग जो हैं बड़ी खुशी खुशी के साथ रहें, ऐसा कभी का अपना सोचे। ठीक है, एट लास्ट कभी क्या कहता है बाबू, करा कि इन रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण। इस प्रस्तुतिकरण में ऑफ सोल्जर, सोल्जर की इस प्रस्तुतिकरण में द पोएट सेज, कवि कहता है, क्या कहता है, दैट की देयर शुड बी ऑनेस्टी, क्या होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, एंड ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है बाबू शांति, अमन, चैन होना चाहिए। ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार में। कभी अपने ही देश के बारे में बात नहीं कर रहा है, कभी कर रहा है कि सही बात है, ये अमन चैन जो, ये शांति जो है, ईमानदारी जो है, वो सभी देश में होने चाहिए, पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में होगा तब ना मेरे देश में होगा। देखिए खास करके तो इस कविता में अपने देश पर ही फोकस किया है कवि, लेकिन लास्ट में ये भी कहता है कि ये जो अमन चैन शांति होनी चाहिए वो पूरे देश में होनी चाहिए, पूरे वर्ल्ड में, अपने वर्ल्ड, अपने देश को माना है। ठीक है, एंड डिक्टेटरशिप जो है, डिक्टेटरशिप मतलब होता है तानाशाही, और जो डिक्टेटरशिप है शुड बी डिमोलिश्ड, डिमोलिश्ड का मतलब होता है ध्वस्त हो जाना या खत्म कर देना या समाप्त कर देना, और यहाँ से डिक्टेटरशिप जो है और तानाशाही जो है वो क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। कवि की ऐसी इच्छा है। तो आप बखूबी अगर ये समरी आता है तो आप उसको जरूर एग्जाम में लिखिएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट सेक्शन में, जैसे कि हम लोग एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। तो चलिए बच्चों, हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन पर बात करते हैं कि क्या है कि इफ आई शुड डाई से लेकर के डॉट 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 करके दिया, अपना बुक में मिला लीजिएगा, डस्ट कंसील तक का मैं इसमें एक्सप्लेनेशन किया हूं। आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं हर चैप्टर का आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, इसलिए आप लोग को तो समझ में आ ही रहा होगा कि एक्सप्लेनेशन कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन कैसे लिखा जाएगा आप इस बात को समझ रहे होंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, आइए इसका भी देखते हैं। कह रहा है कि दिज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ पैट्रियोटिक पोअम द सोल्जर। ये लाइन्स जो हैं, ये पंक्तियां जो हैं वो कहाँ से ली गई है,
तो एक देशभक्ति कविता सोल्जर से ली गई है। इट हैज बीन रिटन बाय रपर्ट ब्रुक, यह किसके द्वारा लिखा गया बाबू? तो रपर्ट ब्रुक के द्वारा लिखा गया है। हु इज कॉल्ड वॉर पोएट, जिन्हें वॉर पोएट के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिज लाइन्स, इन पंक्तियों के माध्यम से द पोएट वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग एंड सेज दैट इफ ही डाइज ड्यूरिंग वॉर इन अ फॉरेन कंट्री एंड इज बरीड देयर। अब यहाँ से थोड़ा सा अर्थ जानते चले, लाइन लंबा है। अकॉर्डिंग टू दिज लाइन्स, इन पंक्तियों के माध्यम से पोएट एक्सप्रेस करता है, क्या एक्सप्रेस करता है भैया? अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, अपने मतलब कि भावनाओं को एक्सप्रेस करता है। एंड सेज, और कहता है, क्या कहता है? कि दैट, कहता है कि इफ ही डाइज, अगर वह मर जाता है, ड्यूरिंग वॉर, युद्ध के दौरान, इन अ फॉरेन कंट्री, मैंने किसी दूसरे देश में, फॉरेन लैंड, ठीक है, कहीं और जगह पे मर जाता है, अपने देश को छोड़ के कहीं पर मर जाता है। एंड इज बरीड देयर, और अगर वहां पर उसको दफना दिया जाता है, तो ही शुड बी रिमेंबर्ड, तो उसको याद किया जाएगा। क्या याद किया जाएगा? उसको तो याद किया ही जाएगा वहां से। एंड इट शुड बी, और ऐसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? इट शुड बी थॉट, और ऐसी सोच होनी चाहिए दैट की इवन इन फॉरेन देयर इज सम कॉर्नर ऑफ लैंड, कि यदि वो विदेशी का कोना, जो कि विदेश का कोना है वहाँ, दैट इज इंग्लैंड, वह किसका हो जाए? इंग्लैंड का हो जाए, फॉर ऑलवेज, हमेशा के लिए। वो किसका हो जाए बाबू? तो इंग्लैंड का हो जाए फॉर ऑलवेज, हमेशा के लिए। क्यों भाई? एज, क्योंकि हिज बॉडी इज बरीड देयर, क्योंकि उसकी बॉडी को वहां पे दफन किया गया है। कभी यही चाहता है। देखिए, कभी की सोची है कि अगर मेरी मृत्यु विदेश में हो गई, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जहां पर मुझे विदेश में दफनाया जाएगा, वहां का जो कोना, वहां का जो हिस्सा है, वहां का जो जमीन का टुकड़ा है, वो जमीन का टुकड़ा मेरे देश के नाम होना चाहिए। अर्थात कहना, मेरे देश के नाम से जाना चाहिए, मुझे वहां पर याद होना चाहिए, वहां पर मेरा स्मृति होनी चाहिए कि मैं इस देश का रहने वाला हूं। जब वहां पर उसका नाम हो जाएगा, तो खुद ब खुद वो कोना जो है वो इंग्लैंड के नाम से अंकित हो जाएगा। कवि का सोच देखिए कितना बड़ा है, कवि इसलिए इतने बड़ी सोच की तरफ भाग रहा है। ठीक है, चलिए आप लोग यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बाबू, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। चलिए देखिए आप लोग स्क्रीन से हैं, समझते हैं। कह रहा बाबू क्या? कि द पोएट, अब फिर से कवि क्या कहना चाहता है कि द पोएट शोइंग हिज लव, कवि जो है अपना प्रेम दिखाते हुए, टू द लैंड, अपनी धरती के लिए, टू द लैंड ऑफ हिज कंट्री, अपने देश के धरती के लिए, से दैट, कहता है कि इन दिस लैंड वेरियस प्रेसियस थिंग्स, जो बहुत सारी बहुमूल्य चीजें जो हैं, वो क्या है भाई? थिंग्स हैव बीन हिडन, क्या है? छुपी हुई हैं। आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस थिंग्स, मैं भी उसी चीज का एक भाग हूं। कभी बता रहा है, देखिए मैं समरी में एक्सप्लेन किया हूं कि कभी कहता है कि मैं एक डस्ट हूं अपने देश का, तो थिंग्स है वो एक डस्ट के समान है। ठीक है, तो डस्ट को बात कर रहा है कभी कि मैं भी तो एक डस्ट हूं ही इंग्लैंड का। ठीक है, तो अपने आप को एक डस्ट के रूप में मान रहा है, यहाँ पर अपने आप को उस देश का एक हिस्सा मान रहा है कभी। ठीक है, ही इंट्रोड्यूसेज हिमसेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है एज अ डस्ट ऑफ इंग्लैंड, एंड एक्सप्रेस, कह रहा है कि वह अपने आप को डस्ट के रूप में इंट्रोड्यूस कराता ही है, लेकिन एंड एक्सप्रेसेज, और फिर एक्सप्रेसेज करता है हिज पैट्रियोटिक फीलिंग को, अपने पैट्रियोटिक फीलिंग को एक्सप्रेस कराता है, अभिव्यक्त कराता है, अबाउट दिस लैंड, इस देश के प्रति, इस देश के बारे में अपने पैट्रियोटिक भावना को क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। दैट्स क्लियर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगले एक्सप्लेनेशन के तरफ बढ़ रहा हूं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। अगला एक्सप्लेनेशन है आपका बाबू की एंड थिंक दिस हर्ट, कह रहा है कि एन इंग्लिश स्टूडेंट, यहां तक मैं पूरा बात को लिख दिया हूं, आप इसको समझिएगा। ठीक है, कह रहा है बाबू कि अब यहां पे थोड़ा समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा देखते हैं, आइए।
समझिएगा थोड़ा। करेक्ट। अकॉर्डिंग टू दिज लाइन्स, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट, कवि कहना चाहता है कि इफ ही डाइज ड्यूरिंग द वॉर, अगर वो वॉर में मारा जाता है या मर जाता है, ठीक है, ऑल द सिंस कमिटेड बाय हिम, जो भी पाप उसके द्वारा कमिट किया गया है या किया गया है, विल बी एबोलिश्ड, वो क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। कहता है कि अगर मैं देश के लिए मर जाता हूं तो जो भी मैंने कुछ थोड़े बहुत जो पाप के लिए कमिटेड हूं, वो सारा पाप क्या हो जाएगा? धुल जाएगा। एंड हिज हार्ट, और उसका हृदय, उसकी आत्मा, विल गेट प्यूरिफाइड, बिल्कुल पवित्र हो जाएगी, बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी। एंड इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ गॉड, वो एक ईश्वरीय बन जाएगा, ईश्वर का एक भाग बन जाएगा। कभी कितनी बड़ी अभिलाषा है, सब कुछ चाहता है, कभी भी चाहता है कि मतलब कि मैं अगर मर जाता हूं तो सचमुच मेरा उद्धार हो जाएगा, मैं देश के साथ जो भी गलत किया हूं या मैं भी जिंदगी में जो भी पाप किया हूं, वो सारा पाप धुल जाएगा अगर मैं देश के लिए मर जाता हूं। कितनी बड़ी सोच यहाँ पर रखा गया कवि के द्वारा, ठीक है। आई का फर्दर करेक्ट हिज इमोर्टल सोल, जो उसकी अमरणशील जो आत्मा है, क्योंकि आपको पता है आत्मा कभी मरती नहीं है, और जो उसकी अमरणशील जो आत्मा होगी, जो सोल होगी, ड्यू टू यूनियन विथ गॉड, माने कि भगवान के मिल जाने के कारण, भगवान में समाहित हो जाने के कारण, जो उसकी आत्मा बिल्कुल पवित्र बन चुकी है, जिसकी आत्मा बिल्कुल इमॉर्टल बन चुकी है, वो आत्मा क्या होगी? विल ऑलवेज चेरिश, हमेशा संजो लेगी, अर्थात पाल लेगी। किसको संजो लेगी या पाल लेगी बाबू? थोड़ा सा और है, थोड़ा सा समझते हैं, देखिए यहीं पर है, आप समझिएगा एक मिनट, ठीक है। संजो लेगी या पाल लेगी किसको? द थॉट, उस सोच को, विच हिज मदरलैंड हैज बीन गिवन टू हिम अर्लियर, जिसे मातृभूमि ने उसे बहुत पहले ही दिया था। वो वहां पे अपने आप को उस तरह से अनुभव करेगा, वो अपनी पूरी अनुभव को वहां लगा देगा जो उसको मातृभूमि ने पहले से प्रोवाइड किया है, ठीक है बच्चों। आगे कवि क्या कहना चाहता है? इट विल कॉन्स्टेंटली इंजॉय द मदरलैंड्स साइड्स, hear its sound and will dream bright and glorious like the sunny day। देखिए कवि क्या कहना चाहता है यहाँ पर, कितना कवि जो है यहाँ पर खुश है, और वो कह रहा है कि मैं पूरी तरह से जब मातृभूमि के दृश्यों का आनंद लेता रहूंगा, मेरी आत्मा क्या करेगी कि जो मातृभूमि के जो भी पाठ को मैंने यहाँ से सीख के मैं यहाँ से गया हूँ, ईट यहाँ पर किसके अर्थ में बाबू? यहाँ पे जो ईट है बच्चों, ये ईट जो है वो आत्मा के रूप में है, उनके सोल के रूप में है। तो इट विल कॉन्स्टेंटली, वह जो है वो लगातार एकदम बिल्कुल क्या करेगी? तो वहाँ के जो दृश्य हैं, वहाँ के जो मदरलैंड्स ने जो साइट्स दिखाए हैं, जो दृश्य दिखाए हैं, मातृभूमि के जो दृश्य हैं, उसका आनंद लेती रहेगी निरंतर। कॉन्स्टेंटली में तो क्या बाबू? निरंतर। वही कवि समझा रहा है कि निरंतर मातृभूमि के दृश्यों का आनंद लेती रहेगी। कौन? मेरी आत्मा। यह मेरी जो आत्मा है, कवि की जो आत्मा है, वो हमेशा जो है वहां के दृश्यों का आनंद लेती रहेगी। कहा कि ध्यान देना होगा, और आगे बता रहा वो कि हियर इट साउंड, और इसके साउंड को, इसके आवाज को सुनती रहेगी, और क्या करेगी? एंड विल ड्रीम ब्राइट, और इसके सपने जो हैं बिल्कुल क्या होंगे? ब्राइट होंगे, एंड ग्लोरियस होंगे, लाइक द सनी डेज, सनी डेज के समान। सनी डेज समझते ना, जो धूप निकलता है उसको सनी डेज बोला जाता है, एकदम बिल्कुल चमकदार धूप कह सकते हैं, उसके समान उसकी जो ग्लोरी होगी पूरे देश में फैल जाएगी, है ना। जब देश के लिए मरता है कोई ना, तो तिरंगा उतार दिया जाता है उसके कफन के लिए, ठीक है। तो जब तिरंगा उतरता है तो पूरा देश जानता है कि कौन मरा है, कौन इस देश के लिए शहीद हो। देखिए देश के लिए मरने वाला कभी मरता नहीं, वो शहीद हो जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं मैं, यहां पर करना कि इट विल ऑल्सो इंजॉय द लाफ्टर एंड जेंटलनेस। वो किसको इंजॉय करेगा भाई? तो अपनी खुशी को इंजॉय करेगा और जेंटलनेस को इंजॉय करेगा, जो अपने दोस्तों से उसने सीखा था, जो अपने दोस्तों के साथ किया करता था। अब उसकी आत्मा जो है उन्हीं
खुशहाल मंडली में उन्हीं खुशी के साथ अपने आप को बिल्कुल स्वर्ग में, वहाँ के जो मतलब क्या कह सकते हैं, इंग्लैंड का जो स्वर्ग है, इंग्लैंड की जो मतलब कि जहाँ पर मैं गया हूँ, भगवान में मिल गया हूँ, वहाँ पर मैं बिल्कुल इंजॉय करूँगा, खुश रहूँगा, मुझे कोई किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं रहेगा, कवि ये कह रहा है। ठीक है। एट लास्ट और अंत में द पोएट एक्सपेक्टिंग, कभी एक्सपेक्ट करता है द पीस एंड हैप्पीनेस की, एक्सपेक्ट करता है, आशा करता है कि ये जो शांति है, जो हैप्पीनेस है, जो खुशहाली है इन हिज कंट्री, पूरे देश, अब उसके देश में वो चाहता है कि हमारे देश में क्या हो, खुशहाली हो, हमारे देश में अमन चैन शांति हो। एंड सेज, और ये भी कहता है दैट हिज सोल विल लिव इन द स्काई ऑफ इंग्लैंड, और उसकी आत्मा जो है वो रहेगी, किस में रहेगी भाई, तो द स्काई ह्यूवन के अर्थ में लिखा गया है ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के आकाश में, इंग्लैंड के स्वर्ग में, इंग्लैंड के ह्यूवन में मेरी आत्मा जो है वो बिल्कुल खुशहाल रहेगी, बिल्कुल स्वस्थ रहेगी। और मैं इंग्लैंड के तमाम जनता से, तमाम लोगों से ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो शांति से रहें, अपने देश के प्रति समर्पित रहें, जो देश के प्रति कार्य है उसको करते रहें। ठीक है बच्चों, दैट्स, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप लोग का मैंने क्वेश्चन आंसर क्लियर किया, मैंने समरी भी बता दिया, और मैंने अंत में आपको एक्सप्लेनेशन भी बता दिया। आप इसके आधार पर और किसी भी लाइन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। दैट्स क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, मैं ऑनलाइन कोर्सेस भी पढ़ाना शुरू कर दिया हूँ। जिन लोगों को ऑनलाइन पढ़ना होगा वो अपना व्हाट्सअप नंबर पर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर एसएमएस करेंगे और अपना नाम जुड़वा लेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।